लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रिक डिफेंस एग्जामिनेशन पर। इसके बाद बेटा जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पर कुछ एडुकेटर्स को देख पा रहे होंगे। ये जितने भी एडुकेटर्स आप लोगों के स्क्रीन पर है, ये आप लोगों को मेंटर कर रहे होंगे आपके अपनी चैनल लेट्स क्रिक डिफेंस एग्जामिनेशन पर। इसके बाद बेटा आप जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते, जो मेरे से फर्स्ट टाइम आज मिल रहे हैं, सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी माई सेल्फ नीतू ढाका एंड दीज आर माई क्रेडेंशियल्स विच आर ऑन योर स्क्रीन। बेटा इसके बाद आपके स्क्रीन पर हमारे कुछ न्यूली लॉन्च चैनल्स हैं। अगर हम इन चैनल्स की बात करते हैं बेटा, अगर आप इन चैनल्स पर जाती हो तो इन चैनल्स पर आपको मिलने वाली है बाइट साइज वीडियोस, जो कि बहुत छोटी वीडियोस होगी, मात्र 10 मिनट की। यू आर गेटिंग देयर 10 मिनट बाइट साइज वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही यूजफुल वीडियोस रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सबसे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, सो फटाफट से बेटा जल्दी से गूगल प्ले स्टोर या फिर किसी भी ऐप स्टोर पे जाइएगा और इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करना क्यों है बेटा? आप लोगों को इंस्टॉल करना है क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, और ये जो लाइव क्लासेस होती हैं आपको ये मिलती हैं स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में, या फिर ये आपको मिलती है बैच कोर्सेज के फॉर्म में बेटा। इज इट ओके? और अगर आप हमारे प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं बेटा, तो दीज आर द डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान विच इज ऑन योर स्क्रीन। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कोड ND लाइव। चलेगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। इसी के साथ हम लोग करेंगे अपने सेशन की शुरुआत आज के सेशन की। सो चलेगा, लेट्स बिगिन विद द सेशन। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत फटाफट से। बेटा सेशन की शुरुआत करने से पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का पोर्शन, और केमिस्ट्री के पोर्शन की अगर मैं बात करती हूँ दैट विल बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो चलेगा, लेट्स स्टार्ट। करते हैं बेटा स्टार्ट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। बेटा आपका केमिस्ट्री के वर्ल्ड में आप सभी का आज स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग केमिस्ट्री के कंप्लीट करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात करें। चलेगा बेटा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। बेटा सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज की स्टडी स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी चीज का अगर हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे मन में क्या आती है? बेटा हमारे मन में आता है कि भाई ये है क्या, किस चीज का नाम है, व्हाट इज केमिस्ट्री। यानी कि सीधा सा जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा वो आएगा व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। सो बेटा अगर मैं बात करूंगी केमिस्ट्री की, हम एक लाइन में केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल्स। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि केमिकल्स के साथ डील करती है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल्स। इज इट ओके? अब केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम पढ़ते क्या है? अगर केमिस्ट्री की बात की जाती है, केमिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, या फिर बेटा होने वाले किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मेटल में, किसी भी सब्सटेंस में होने वाली चेंजेस का हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इज इट ओके? बेटा देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से आपका बनता है, केमिस्ट्री का रूट वर्ड। व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ द केमिस्ट्री? बेटा देखिएगा, जो केमिस्ट्री है ये लिया गया है एक कीमिया वर्ड से। इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कीमिया। ये बेटा एक कीमिया वर्ड से लिया गया है। देखिएगा, इट इज टेकन फ्रॉम द कीमिया। बेटा ये लिया गया है एक कीमिया वर्ड से। अब कीमिया की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, कीमिया का मतलब क्या है? देखिएगा, एक कंट्री है, आपने सुना होगा एक कंट्री के बारे में, दैट इज इजिप्ट, यानी कि मिस्र। बेटा जिसको हम मिस्र कहते हैं जिसको हिंदी में। और अगर हम इजिप्ट की कैपिटल की बात करें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिस्र? फटाफट से बता दीजिएगा बेटा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिस्र विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मिस्र की कैपिटल क्या है? बेटा अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट या फिर मिस्र की कैपिटल है कायरो। चलेगा।
बेटा कीमिया से लिया गया है। अब अगर मैं कीमिया की बात करती हूँ, कीमिया का मतलब क्या होता है? बेटा सीधा सा कीमिया का मतलब होता है काला। देखिएगा, अब ये कीमिया वर्ड है जिससे केमिस्ट्री को लिया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड है। अगर मैं बात करती हूँ कीमिया की, इट इज अ ग्रीक वर्ड। इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देती हूँ बेटा, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है। इज इट ओके? अब बेटा अगर मैं कीमिया की बात करती हूँ, कीमिया कहाँ से लिया गया है? कीमिया जो है बेटा, ये वर्ड आपका लिया गया है एल्केमी से। और आप लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्केमी? अगर हम एल्केमी की बात करते हैं बेटा, एल्केमी का मतलब क्या होता है? एल्केमी का जो बेसिक सा मतलब होता है बेटा, दैट विल बी द कास्ट टुगेदर, दैट विल बी द कास्ट टुगेदर। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एल्केमी के एब्रिवेशन की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं, तो अल्केमी का मतलब होता है बेटा कास्ट टुगेदर। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा काला, इसका मतलब होता है ब्लैक। यानी कि बेटा देखो, जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपको दूंगी। जो यहाँ पे मिस्र है, इजिप्ट के में बेटा काले रंग की मिट्टी पाई जाती है, इजिप्ट में काले कलर की मिट्टी पाई जाती है। इज इट ओके? सो बेटा इजिप्ट के लोगों ने क्या सोचा कि भाई सिर्फ हमारे यही क्यों काली मिट्टी पाई जाती है, अदर किसी कंट्री में काली मिट्टी क्यों नहीं पाई जाती? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो इन लोगों ने कुछ पढ़ना शुरू किया, इन्होंने अध्ययन शुरू किया। सो बेटा एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिएगा बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं, यानी कि उसी में हमने रेड मिक्स कर दिया, उसी में हमने येलो, उसी में हमने ब्लू, उसी में हमने ग्रीन, सो वहां से एक मेजर कलर उभर कर आता है, जिस कलर को हम कहते हैं दैट इज द ब्लैक कलर। इज इट ओके? दैट इज द ब्लैक कलर। गॉट इट? अब बेटा सिमिलरली मिस्र के जो लोग हैं बेटा, मिस्र के लोगों ने क्या कहा? मिस्र के लोगों ने कहा कि हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को बेटा एक साथ मिक्स करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, जिस कारण से इजिप्ट की मिट्टी का कलर काला पड़ा। सो वहीं से एक वर्ड आया था बहुत फेमस, दैट इज द एल्केमी। अगर हम बात करते हैं जिसका मतलब होता है कास्ट टुगेदर। अब बेटा जिन लोगों ने ब्लैक सोइल की स्टडी स्टार्ट की, उनको क्या कहा जाने लगा? दे आर कॉल्ड एज द एल्केमिस्ट। बेटा उन लोगों को कहा जाने लगा एल्केमिस्ट। इज इट ओके? वहीं अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करते हैं, सो मॉडर्न केमिस्ट्री में ऐसा पर्सन, अगर मैं बात करती हूँ, एल्केमिस्ट्री लिख दिया बेटा मैंने, चलेगा, इसको इरेज करेंगे, एल्केमिस्ट। इज इट ओके? बेटा अगर मैं मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करती हूँ, मॉडर्न केमिस्ट्री में अगर हम किसी भी ऐसे पर्सन की बात करें जो कि केमिकल्स के साथ डील करता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द केमिस्ट। बेटा उस पर्सन को क्या कहा जाता है? उस पर्सन को कहा जाता है केमिस्ट। बेटा एल्केमिस्ट से केमिस्ट उठाया और केमिस्ट के साथ आर वाई सफिक्स लगा दिया, एंड दिस विल बिकम द केमिस्ट्री एंड इट विल बिकम द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या बन गई बेटा? इट विल बिकम द ब्रांच ऑफ साइंस। इसको साइंस की एक शाखा या फिर ब्रांच ऑफ साइंस कहा जाने लगा। इज इट ओके? तो सच ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल, विच डील्स विद द केमिकल। एक ऐसी ब्रांच, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो केमिकल्स के साथ डील करती है, विच डील्स विद केमिकल, जो केमिकल के साथ डील करेगी। इज इट ओके? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? भाई आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा ही नहीं जाता, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलेगा, अब बात करेंगे क्वेश्चन की। भाई क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। चलेगा बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री में पुट होता है बेटा, वो होता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। इज इट ओके? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? बेटा इसी के साथ एक और दूसरा क्वेश्चन आता है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करती हूँ, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? बेटा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर की बात करते हैं, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? बेटा देखिएगा, गिव द आंसर फटाफट, क्विक मोड पे आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए बेटा। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री?
जल्दी से बताइएगा बेटा, क्विक, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट आंसर आना चाहिए। देखिए बेटा, अगर मैं फादर ऑफ केमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करती हूँ, दोनों ही कहा जाता है एंटनी लॉरेंट लेवोइसियर। किसको कहा जाता है बेटा? दोनों ही कहा जाता है एंटनी लॉरेंट लेवोइसियर को, लॉरेंट लेवोइसियर। एंटनी लॉरेंट लेवोइसियर नाम के साइंटिस्ट है जिनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इज इट ओके? अब बेटा हम किसी को ऐसी फादर ऑफ केमिस्ट्री कह देते हैं, यानी कि हमने फादर का दर्जा दे दिया है, सो ऐसे हम किसी को भी फादर कह देते हैं। हमें कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा कि भाई हमने इन्हें अगर फादर का दर्जा दे दिया है, बाप का दर्जा दे दिया है, पिता का दर्जा दिया है, तो रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो बेटा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एविडेंस की, सो जो एंटनी लॉरेंट लेवोसियर है, इन्होंने साइंस की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में कुछ बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाप बनने के लिए कुछ तो बड़े काम करने पड़ते हैं। सो इन्होंने भी केमिस्ट्री की फील्ड में कुछ बड़े काम किए हैं। और कौन से बड़े काम किए बेटा? सबसे पहला, इन्होंने एक लॉ दिया है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने एक नियम दिया है बेटा जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा? अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कहती हूँ, ये क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को बना सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो मास एटम में जो मास आपका रिएक्टेंट का होगा आफ्टर रिएक्शन, वही आपका किसका रहना चाहिए? प्रोडक्ट का भी रहना चाहिए। एग्जाम्पल बेटा देखिएगा, मान लीजिए देयर आर द टू प्रोडक्ट ए एंड बी इन सॉरी दो देयर आर टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी इन एनी केमिकल रिएक्शन। बेटा मान लीजिए ए का एटॉमिक मास था 10 ग्राम, बी का एटॉमिक मास था 20 ग्राम। तो तब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास होगा, ए बी प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन के बाद ए बी प्रोडक्ट बना, और ए बी का जो एटॉमिक मास है बेटा वो कितना होना चाहिए? दैट इज 30 ग्राम्स। यानी कि बेटा मास इज कंसर्व, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो यहाँ पे हमने मास की फॉर्मेशन की है, और ना ही मास बेटा यहाँ पर खत्म हुआ है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिएगा बेटा, ये इनका सबसे पहला काम था जो एंटनी लेवोइसियर ने किया है। अब बढ़ेंगे बेटा इनके दूसरे काम की तरफ। इनका दूसरा काम क्या था बेटा? अगर मैं इनके सेकंड काम की बात करूंगी, आप लोग, इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने एक बुक लिखी है, और बेटा बुक का नेम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इज इट ओके? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नाम की एक बुक है जो इन्होंने लिखी थी। अब बेटा हिंदी में भी इस बुक का नेम द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री ही रहेगा, रसायन विज्ञान के तत्व नहीं होता। अब अगर मैं इस बुक की बात करती हूँ बेटा, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इस बुक के अंदर इन्होंने 54 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। He described the 54 elements in his book. और बेटा एंटनी लॉरेंट लेवोसियर जो है, यही दुनिया की सबसे पहली ऐसी शख्सियत है, सबसे पहली ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बेटा एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। मेटल्स में, और बेटा इन्होंने नॉन मेटल्स में डिवाइड किया। इज इट ओके? इन्हीं 54 एलिमेंट्स को। अब बेटा तब इन्होंने इन 54 एलिमेंट्स को मेटल्स में और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया। सो इन्होंने ये जो बुक थी बेटा, ये 1828 1828 में इनकी जो बुक है ये ऑफिशियली पब्लिश हुई, 1828 में। इज इट ओके? चलेगा, ये दिस इज द सेकेंड वर्क ऑफ इट। इन्होंने एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री बुक लिखी जिसके अंदर 54 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया, और इन्हीं 54 एलिमेंट्स को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज मेटल एंड अनदर वन दैट इज द नॉन मेटल। बुक कब पब्लिश हुई? 1828 में। अब चलेंगे बेटा थर्ड काम की तरफ। बेटा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और जिसका एटॉमिक मास होता है। कौन सा एलिमेंट है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा।
एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। जल्दी से कमेंट करिएगा, फटाफट फुल स्पीड पे कमेंट आनी चाहिए बेटा। अगर हम बात करें, दैट इज द हाइड्रोजन, दैट इज द हाइड्रोजन। गॉट इट? इन्होंने किसकी डिस्कवरी की बेटा? इन्होंने डिस्कवरी की हाइड्रोजन की। बेटा डिस्कवरी नहीं की, अगर हम हाइड्रोजन की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की है? हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी है दैट इज डन बाय द हेनरी कैवेंडिश। किसने की है बेटा? हेनरी कैवेंडिश नाम के जो साइंटिस्ट है, हेनरी कैवेंडिश। बट बेटा जो एंटनी लॉरेंट लेवोसियर है, एंटनी लेवोसियर ने हाइड्रोजन का नॉमेनक्लेचर किया है। हिडन द नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन का नॉमेनक्लेचर किया है। नॉमेनक्लेचर यानी कि हाइड्रोजन का नामकरण किया है, हाइड्रोजन को नाम दिया है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन। इज इट ओके? अब चलेगा बेटा। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, वेरी चलेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग शुरुआत किसके करेंगे बेटा? हम लोग शुरुआत करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, यानी कि परमाणु संरचना। बेटा सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? अगर बात की जाए बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ता है। किसके बारे में? हम लोग एटम्स यानी कि परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु। इज इट ओके? कि भाई एटम होता क्या है, व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज परमाणु, परमाणु क्या होता है। अब देखिएगा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि भाई एक चीज, जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, बायोलॉजी में एक चीज हमने पढ़ी थी कि भाई एवरी एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी सेल से मिलकर बना है। यानी कि तब बहुत सारी सेल एक साथ कंबाइंड होती है, किसकी फॉर्मेशन करती है बेटा? बहुत सारी सेल एक साथ कंबाइंड होती है, दे फॉर्म द टिश्यू। ये बेटा टिश्यू को फॉर्मेशन करती है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है बेटा? एक टिश्यू सिस्टम बनाता है। और तब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम एक साथ कंबाइंड होते हैं, तो फॉर्मेशन होती है बेटा ऑर्गन की। इज इट ओके? अब तब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, सो फॉर्मेशन होती है बेटा ऑर्गन सिस्टम की। अगर मैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम की बात करूं, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइंड होते हैं। सो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? अगर मल्टीपल ऑर्गन्स यहाँ पर कंबाइंड होंगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? ऑर्गन सिस्टम के बाद फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म की। there will be the formation of the organism। बेटा एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, ये हमने पढ़ा था बायोलॉजी में। सिमिलरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ बेटा, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे मेरे हाथ पे ये पेन है, मेरे सामने लैपी है, मेरे हाथ पे फोन है, मोबाइल फोन है, जितनी भी चीजें हमारे पास है, मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं टेबल, मेरे सामने टेबल रखी हुई है बेटा, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, किस चीज से मिलकर बनी है? किस चीज से मिलकर बनी है बेटा? एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एन मैटर। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, वो किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, किसी ना किसी मैटर से मिलकर बनी है। गॉट इट? अब चलेगा बेटा। अब अगर हम बात करेंगे मैटर की, that all the matter around us are made up of। बेटा हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो किस चीज से मिलकर बने हैं? all the matter around us are made up of the elements। they are made up of the elements। किसी ना किसी एलिमेंट से, किसी ना किसी तत्व से मिलकर बने हैं। गॉट इट? अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे बेटा, हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो किस चीज से मिलकर बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किससे मिलकर बनी है बेटा?
किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, किसी ना किसी अणु से मिलकर बने हुए हैं। इज इट ओके? अब अगर हम बात करेंगे जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, दे आर मेड अप ऑफ एन एटम। किस चीज से मिलकर बने हैं बेटा? एक एटम से मिलकर बने हैं, एक परमाणु से मिलकर बने हैं। अब यही अगर हम एटम की बात करते हैं बेटा, एटम किस चीज से मिलकर बने हैं? एटम्स आर द मेड अप ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम किससे मिलकर बने हैं बेटा? एटम्स मिलकर बने हैं आपके किसी न किसी फंडामेंटल पार्टिकल से, यानी कि मूलभूत कणों से मिलकर बने हुए हैं। अब अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जाए बेटा, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटा ये हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अगर हम तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। गॉट इट? चलेगा। सो अब बेटा अगर मैं बात करूंगी, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है? अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करती हूँ बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है? व्हाट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन? बताइए बेटा। चलेगा। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर है। हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी? हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी? बेटा सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी किसने बनाई है, किसने दी है? अगर हम एटॉमिक थ्योरी की बात करें, हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी? चलिए। गेट इट? चलेगा बेटा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब बात करेंगे बेटा। देखिएगा, अगर हम एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, जो एटॉमिक थ्योरी इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम एज द जॉन डाल्टन। बेटा जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट है। देयर इज अ साइंटिस्ट नेम एज द जॉन डाल्टन। ठीक है बेटा, जॉन डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी। यानी कि जॉन डाल्टन की अगर मैं बात करती हूँ, ही प्रपोज्ड हिज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। सीधा सा बेटा इन्होंने 1808 में, इन 1808, in 1808 John Dalton proposed his first atomic theory. Proposed his first atomic theory. Proposed his first atomic theory. In 1808 John Dalton proposed his first atomic theory. 1808 में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी दी। बेटा इन्होंने एटॉमिक थ्योरी में बताया क्या? इन्होंने एटॉमिक थ्योरी में बेटा एटम के बारे में बताया, एटम को डिस्क्राइब किया कि भाई एटम होता क्या है। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे बेटा, ही वाज अ ब्रिटिश स्कूल टीचर। एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे। और इन्होंने 1808 में सबसे पहली परमाणु सिद्धांत दिए, सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी दी। ही प्रपोज्ड हिज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने बेटा अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा? इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में मैटर को डिस्क्राइब किया। ही डिस्क्राइब द मैटर, ही डिस्क्राइब द एटम इन हिज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि भाई एटम होता क्या है, व्हाट इज परमाणु। चलेगा। सो इनकी थ्योरी क्या थी बेटा? इनकी थ्योरी को एक बार इन्होंने एक पोस्टुलेट दिया, और उसी पोस्टुलेट को एक बार देख लेते हैं। पोस्टुलेट क्या था बेटा? पोस्टुलेट था, इन्होंने कहा ऑल द मैटर अराउंड अस, all the matter around us are made up of an atom। हमारे आसपास मौजूद सभी पदार्थ किसी न किसी तत्व से मिलकर बने हुए हैं। all the matter around us are made up of are made up of चलेगा बेटा, किस चीज से मिलकर बने हैं? they are made up of
चलिए वेरी फर्स्ट पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स बेटा छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल्स। बेटा इसके बाद इन्होंने कहा है जो माइन्यूट पार्टिकल्स है दे आर इंडिविजिबल। ये अपने आप में क्या है बेटा, दे आर इंडिविजिबल ऑन देयर ओन। अपने आप में बेटा क्या है, अविभाजित है। सॉरी अविभाजित है, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर आइडेंटिकल ऑन देयर ओन। बेटा वो अपने आप में आइडेंटिकल है, यानी कि उनकी अपनी खुद की एक पहचान है। दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड दे आर इंडिविजिबल। इसके अलावा बेटा इन्होंने बताया these tiny particles are called as the fundamental particles। बेटा इन्हीं tiny particles को हम किस नाम से जानते हैं, these tiny particles are called as the fundamental particles। इन्होंने fundamental particles के बारे में बताया। ठीक है बेटा, अब देखिएगा इन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी मैटर हमारे पास है दे आर मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे कण है बेटा, जो मिलकर एक पदार्थ का, एक मैटर का निर्माण कर रहे हैं, दे आर इंडिविजिबल। वो अपने आप में इंडिविजिबल है, हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर आइडेंटिकल ऑन देयर ओन। ये अपने आप में क्या है, इनकी अपनी खुद की एक पहचान है। एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स। हम इन पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, इन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे। बट बेटा इन्होंने अपनी थ्योरी में ये जो इंडिविजिबल टर्म दी है, इट विल बिकम देयर बिगेस्ट ड्रॉबैक। ये इनके सबसे बड़ी ड्रॉबैक बनी, सबसे बड़ी खामी बनी। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर खामी और ड्रॉबैक, किस तरीके से बेटा ड्रॉबैक बना, किस तरीके से ये सबसे बड़ी खामी इनकी बनी। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो एटम है, एटम इज इंडिविजिबल। इन्हीं पार्टिकल को इन्होंने नाम क्या दिया, इन पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एटम। एंड इन्होंने कहा कि एटम क्या है बेटा, एटम इज इंडिविजिबल। एटम इंडिविजिबल है, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट आगे जाके जैसे डिस्कवरी हुई, सो एटम फर्दर डिवाइड हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन किस में बेटा, इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम बात करेंगे व्हाट आर दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की है, होते क्या है ये चलेगा। बेटा अब देखो, आप यहां पर हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। fundamental particles. How many fundamental particles are there? But there are three fundamental particles. सबसे पहला जो fundamental particle है, that is called as the electron. Second one is called as the proton. Third one is called as the neutron. बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बेटा डिस्कवरी किसने की है? अगर मैं डिस्कवरी की बात करती हूँ, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा डिस्कवरी किसने की है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटा किसने की है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। बेटा देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करती हूँ, इन तीनों की डिस्कवरी को याद करने के लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है बेटा, देखो एक ट्रिक है ईट पर नाच। ईट पर नाच। अब ये ट्रिक कहती क्या है बेटा, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। अब चलो मिटा के दूसरे कलर से ही लिख देते हैं। ईट पर नाच, ईट पर नाच। अब बेटा इसमें है क्या, देखो E for electron,
और टाफोर्ड थॉमसन, और पूरा नाम क्या है बेटा इनके डिस्कवरर का? जे थॉमसन। जे चाचा जी है ना, जे थॉमसन। गॉट इट? अब बेटा अगर हम प्रोटोन की बात करेंगे, पा से प्रोटोन और रा से क्या होगा बेटा? रा से होगा रदरफोर्ड। बेटा अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करती हूँ, ना से न्यूट्रॉन और चा से क्या होगा? चा से चैडविक, और पूरा नाम क्या होगा बेटा? पूरा नाम होगा जेम्स चैडविक। इज इट राइट और नॉट? जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या ये जो स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है तीनों डिस्कवरी सही है या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट आंसर करिएगा। गिव द आंसर। बेटा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रोटोन की, जो प्रोटोन की डिस्कवरी है, मैं इस पे स्टार लगाऊंगी। प्रोटोन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने ना करके, प्रोटोन की जो डिस्कवरी है बेटा, इट इज डन बाय द गोल्डस्टीन। प्रोटोन की डिस्कवरी किसने की है बेटा? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने, नॉट द रदरफोर्ड। बेटा देखो, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स को लेकर बेटा, जिससे इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब बेटा तब इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस होता है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। और इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नाम इन्होंने क्या दिया? इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। सो रदरफोर्ड ने नॉमेनक्लेचर किया है, बट गोल्डस्टीन ने बेटा डिस्कवरी की है। अब आंसर आपको देखो कैसे करना है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं और आपको किसी एक को टिक करना हो, सो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे गोल्डस्टीन को। बट अगर आपके पास ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है और तीन ऑप्शन में आपके पास रदरफोर्ड है, एक आपका नन ऑफ दीज है, सो इस कंडीशन में आप नन ऑफ दीज के साथ नहीं जाएंगे। इस कंडीशन में आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे रदरफोर्ड को। इज इट ओके? इस सिचुएशन में आप जो है यहां पर रदरफोर्ड को प्रेफरेंस देंगे। ओके, चलेगा। डन। ये तो बात हो गई बेटा आपके डिस्कवरी की। अब जल्दी से आप मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज बता दीजिए। व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? बेटा थोड़ा सा इसको नीचे लिखेंगे, ज्यादा ऊपर हो गया। आपको तीन चीजें बतानी है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा सबसे पहले तो आपको इनके ऊपर चार्ज बताना है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन। और दूसरा बेटा आपको मास बताना है। और मास की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, मास आपको दो यूनिट में बताना है। एक तो आपको बताना है सीजीएस यूनिट में, और दूसरा बेटा आपको बताना है एमकेएस यूनिट में। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। फिर की बात की जाए बेटा, इलेक्ट्रॉन आपको पता है दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर प्रोटॉन की बात की जाए बेटा, प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमेशा न्यूट्रल रहता है, हमेशा उदास रहता है। इज इट ओके? अब अगर मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉन पे, अगर नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऑफ कूलम। इज इट ओके? अगर मैं प्रोटॉन की बात करती हूँ बेटा, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऑफ कूलम। देखो बेटा, दोनों में साइन का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करती हूँ बेटा, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज द जीरो कॉलम ऑफ द चार्ज। अब अगर हम इनके मास की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा मास होता है MKS। बेटा दीज आर द टू सिस्टम ऑफ यूनिट। आप कह रहे होंगे मैम सीजीएस और MKS क्या लिख दिया आपने? आप लोगों को पता है फिजिक्स में आप लोगों ने सिस्टम ऑफ मास, आपने सॉरी जो सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है, जिसमें सीजीएस क्या कहता है? सीजीएस कहता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और MKS क्या कहता है? मीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इज इट ओके? सो बेटा अगर हम बात करेंगे मास की, तो MKS यूनिट में जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। यही अगर सीजीएस यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 पावर कम हो जाएगा,
9.11 into 10 to the power minus 21 grams. Is it okay? चलेगा. अब अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं बेटा, प्रोटॉन पे मास कितना होता है? प्रोटॉन पे मास जो होता है वो होता है 1.6723 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स. और अगर हम एमकेएस यूनिट में बात करते हैं बेटा, एमकेएस यूनिट में होता है 1.6723 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम्स. इज इट ओके? अब अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं बेटा, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है 1.6743 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स. और वही अगर हम एमकेएस यूनिट में बात करें तो 3 का यूनिट का डिफरेंस 1.6723 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kilograms. So this is the charge and the mass on the electron, proton and neutron. Are you getting my point or not? फटाफट से बताइएगा बेटा, is it clear or not? चलिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा so that we can move, फिर हम लोग आगे बढ़ पाए. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा. होप यू हैव डन दैट. चलेगा, वेरी नाइस. अब पढ़ेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ये होते क्या है, कहाँ है बेटा? देखो, अगर मैं बात करती हूँ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नील बोर. आपने, अगर मैं नील बोर की बात करती हूँ बेटा, नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. अगर मैं नील बोर की बात करती हूँ, नील बोर ने क्या कहा है? अगर मैं नील्स बोर की बात करती हूँ, नील्स बोर बेटा, इज इट ओके? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया और एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, उसमें इन्होंने क्या बताया कि भाई जो हर एक एटम होता है, अगर हम एटम की बात करें, हर एक एटम के सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होती है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेफिनेट रेडियस पर रिवॉल्व करते हैं. एक डेफिनेट रेडियस पर बेटा ये ऐसे गोल घूमते रहेंगे. दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ फिक्स रेडियस एंड अ फिक्स ऑर्बिट. इज इट ओके? अब बेटा यहां से अगर मैं बात करती हूँ, नील्स बोर ने 2 से 3 स्टेटमेंट दिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. बेटा सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, दे आर इन द फिक्स ऑर्बिट. वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. दे रिवॉल्व इन द फिक्स ऑर्बिट. एक फिक्स ऑर्बिट पे वो चारों तरफ घूमते हैं. सो इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स आपके फिक्स ऑर्बिट पे होंगे. इसके बाद बेटा इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, दैट एवरी एटम इज द न्यूट्रल. इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया. इन्होंने क्या कहा? एवरी एटम इज न्यूट्रल. हर एक एटम जो है बेटा, हर एक एटम न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का मतलब क्या है? यानी कि बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज ऑर्बिट में होगा. इक्वल. यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज आपका सेंटर में है उतना ही नेगेटिव चार्ज आपका कहां पर होगा? उतना ही नेगेटिव चार्ज आपका होगा न्यूक्लियस के अंदर. इन्होंने ये कहा. अब इस स्टेटमेंट से क्या आया बेटा? आपको पता है अगर आप जरा सा भी चार्ज में डिसबैलेंस हुआ तो एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा. इज इट ओके? सो जैसे इन्होंने कहा तो यहां से कंसेप्ट आया निकल के, भाई पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर. सो एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये कंसेप्ट यहां से निकल कर आया कि भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के अंदर उतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे. इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? इलेक्ट्रॉन आपके शेल में होंगे. प्रोटॉन कहां पर होंगे? आपके प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होंगे. सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया. एक पॉइंट बेटा. दूसरा पॉइंट बेटा इनका जो मेन है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा दैट एवरी एटम इज सेंट्रलाइज्ड, या फिर एटॉमिक मास ऑफ एटम इज सेंट्रलाइज्ड. एटॉमिक
mass of atom is centralized. बेटा देखो कैसे नहीं होगा। हमने बात की है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तीनों का मास हमने देखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बेटा तीनों का मास है, इलेक्ट्रॉन का भी है, प्रोटॉन का भी है, न्यूट्रॉन का भी है। बट बेटा देखो तब हम बात करते हैं ऑर्बिट की। अभी तो इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल ऑर्बिट के अंदर है, अब इसके चारों तरफ बेटा एक और ऑर्बिट हुई और इलेक्ट्रॉन आपकी आउटर मोस्ट, क्योंकि आपको पता है हर एक एटम में 4 ऑर्बिट्स होती हैं, 4 शेल होती हैं। इज इट ओके? 4 शेल होती है बेटा। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी इनर सेल से आउटर सेल में जंप करना है बेटा। आउटर सेल में जंप करने के लिए इसको किसके रिक्वायरमेंट होगी बेटा? इसको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। मान लीजिए आपने एक पानी लिया, पानी को गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन इनर स्टेट में थे वो अब आउटर स्टेट में जंप करेंगे। बट जैसे ही आपने पानी को ठंडा किया, ये वापस से भी तो इनर स्टेट में ही जंप करेंगे। ये वापस से कहां पर जंप करेंगे बेटा? ये वापस से आपके इनर स्टेट में जंप करेंगे। इज इट ओके? अब इस टाइम पीरियड में यहाँ पर इसको किसके रिक्वायरमेंट होगी बेटा? यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी E इज इक्वल टू mc², जो कि आइंस्टीन का फॉर्मूला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से इसको एनर्जी मिलेगी। अब तब ये इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप करेगा, सो ये मास जो है इसका मास बिजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मास है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर में ये बिजी हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास बचा 0। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास 0 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बेटा हमारे पास है, मास हमारे पास प्रोटॉन का भी है, मास हमारे पास न्यूट्रॉन का भी है, सो बेटा तब हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0 है, तो सीधा हम एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूंगी बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इज इट ओके? सो यहां से हमारा ये कंसेप्ट निकल कर आया। फटाफट से बता दीजिएगा बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलेगा? क्लियर है? चलेगा, वेरी नाइस। Every atom is neutral and the atomic mass of the atom is centralized. Got it? अब चलेगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ कि भाई ये जो शेल होती है, जो ऑर्बिट होती है, बेसिक सी चीज है, आप लोगों को पता है। अगर मैं शेल की और ऑर्बिट की बात करती हूँ, इस चीज को चलो मैं लास्ट स्लाइड पे ही मेंशन कर देती हूँ बेटा। जो सेंट्रल पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है बेटा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड। डिस्कवरी किसने की है बेटा? इसकी जो खोज है, इसकी डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने। गॉट इट? अब अगर मैं बात करती हूँ बेटा, जो है इनको कहा जाता है शेल, दीज आर कॉल्ड एज द शेल। इनको कक्षाएं कहा जाता है, शेल कहा जाता है। गॉट इट? चलेगा। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर में क्या कहा, देखो दिस इज एटम, न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, हर एक एटम के अंदर देयर आर द 4 न्यूक्लियस, देयर आर द 4 ऑर्बिट इन द एटम। हर एक एटम के अंदर बेटा कितनी ऑर्बिट मौजूद है? यहाँ पर 4 ऑर्बिट्स मौजूद है। सेकेंड ऑर्बिट, बेटा थर्ड ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। ठीक है बेटा, ये 3 ऑर्बिट है। अब इन तीनों ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं बेटा, इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिट में होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, इज इट ओके बेटा? इन ऑर्बिट के नेम क्या है? पर्टिकुलर ऑर्बिट की अगर हम बात करें, इन ऑर्बिट के नेम क्या होंगे? व्हाट आर द नेम ऑफ दिस ऑर्बिट? बेटा सबसे पहली ऑर्बिट को कहा जाता है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। दीज आर द 4 ऑर्बिट। यानी कि बेटा यहाँ पर 4 ऑर्बिट है, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट एंड द
n ऑर्बिट। ठीक है बेटा, अब इन ऑर्बिट में ये किस नंबर की ऑर्बिट है बेटा? जो k नंबर की शेल है, ये सबसे पहली ऑर्बिट है। सो k के लिए जो n होगा वो कितना होगा? 1 होगा। n क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट करता है। इज इट ओके बेटा? l नंबर 2, l के लिए बेटा 2 होगा, k के लिए 1 होगा, l n इज इक्वल टू 2। m के लिए बेटा n इज इक्वल टू 3, n के लिए बेटा n इज इक्वल टू 4। गॉट इट? 1 2 3 एंड 4। अब बेटा यहां पर KLMN शेल की अगर मैं बात करती हूँ, KLMN शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, किस सेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं लिखूंगी, देयर इज अ फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in outermost cell, in outermost shell. This is given by the formula and that formula is 2n square। बेटा ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है आपका 2n स्क्वायर। अब अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करें, KLMN, तो k में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? देखो वैल्यू पुट करें, 2 इंटू n की वैल्यू पुट करी, 1 स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में वैल्यू पुट की, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना है बेटा? 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल की अगर हम बात करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल की अगर हम बात करेंगे बेटा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट विल बी द 32 इलेक्ट्रॉन्स। देयर विल बी द 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं, दूसरे कलर के बॉक्स में। These are the maximum number of electrons. Is it okay? KLMN शेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैसे जाती है, एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, ऑक्सीजन का बेटा 8 होता है। तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, सो 2 8 1। एल्यूमिनियम के बेटा 2 8 3। ऑक्सीजन की कितनी होगी बेटा? 2 and 6। ठीक है, अब देखो, दीज आर द एलिमेंटल स्टेट। इस तरीके से एलिमेंटल स्टेट में हम तीनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। इज इट ओके? चलेगा। अब बेटा देखिएगा, अगर हम यहाँ पर, क्या ये एलिमेंट सभी स्टेबल है? सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बेटा। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपने आप को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनकी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल बनाएंगे। अब कैसे बनेंगे बेटा? देखो, सोडियम की आउटर मोस्ट सेल को 18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बस इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा बेटा? इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 17 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, या फिर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। सो बेटा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकती है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयरिंग नहीं होती। सो 17 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहां पर बना लेगा Na पॉजिटिव। गॉट इट? बेटा मैं Al13 एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करती हूँ, एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और Al3 पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास भी दो ऑप्शन, या तो ये इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को भी डोनेट कर दे, या फिर बेटा ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स तक की शेयरिंग हो सकती है। तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और यहां पर बनाएगा O2 नेगेटिव।
अब देखिएगा एक पॉइंट बेटा यहाँ पर, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन का दान किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और जिसने बेटा यहाँ पर एक्सेप्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। दिस इज द मेन पॉइंट। इज इट ओके? सो इस तरीके से होती है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। चलेगा, अब एक एक एलिमेंट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट 10 एलिमेंट्स देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। इज इट ओके? जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए बेटा पहले 10 तत्वों की फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की। एंड व्हाट आर द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, फटाफट बता दीजिएगा। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स बेटा कौन से एलिमेंट्स होते हैं? व्हाट आर द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए बेटा। आई एम जस्ट कमिंग। चलिए बेटा, डन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 10 एलिमेंट्स बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स है? देखो, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि स्पेस नीचे मिल जाए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। These are the first 10 elements. अब हर एक एलिमेंट की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 1, हीलियम की 2, लिथियम की बेटा 2 1, बेरिलियम बेटा 2 2, बोरोन बेटा 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन बेटा 2 8। इज इट ओके? अब यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है बेटा? देखो, दीज आर द 2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा दोनों की दोनों जो है, दोनों की दोनों आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। These two are the stable electronic configuration. अब देखिएगा बेटा, अब इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में है बेटा, आपने एक और चीज पढ़ी होगी वैलेंसी के बारे में, आपने संयोजकता के बारे में बेटा पढ़ा होगा, वैलेंसी, जिसको हम संयोजकता कहते हैं हिंदी में। अब बेटा इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? वैलेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी को सीधा मैं एक वर्ड में कह सकती हूँ बेटा, द नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। देखो बेटा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, वैलेंसी 1। 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 2, है ना? बिल्कुल भी नहीं। हीलियम इज अ बेटा, हीलियम की सॉरी गलत हो गया भाई, लिथियम कहाँ भाई? दैट इज द हीलियम। स्टेबल कौन सा है? गलत मार्क लग गया, लिथियम पे मार्क हो गया भाई, गलत हो गया। हीलियम इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेटा अगर स्टेबल है, सो किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, और ये किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, सो इसकी जो वैलेंसी होती है दैट इज 0। इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? इसकी वैलेंसी होती है 0। अब अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, सो इसकी वैलेंसी भी 1।
बेटा बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2, तो वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 3। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, तो वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, वैलेंसी हो गई 4। अब देखिएगा नियोन के आउटर मोस्ट में बेटा 5 है, सो 5 तो डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बात की थी शेयरिंग सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स तक की होगी। सो ये करेगा क्या बेटा, इसके पास बेस्ट ऑप्शन होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी 3। बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो वैलेंसी 2। फ्लोरीन को बेटा एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वैलेंसी 1। नियोन की बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसकी वैलेंसी बेटा 0। और नियोन की वैलेंसी कितनी हो गई, नियोन की वैलेंसी हो गई बेटा 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिए। अब देखिएगा बेटा अगर हम सीक्वेंस में चले, सबसे पहले वैलेंसी 1 से 0 होती है, 0 से फिर इंक्रीज करती है, इंक्रीज करके फिर बेटा डिक्रीज करती है 0 तक। गॉट इट, चलेगा। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम करेंगे नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिएगा लेट्स प्रैक्टिस, फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स यानी कि 11 to 20। गॉट इट। अब देखिएगा बेटा अगर मैं 11 नंबर पे बात करती हूँ, 11 नंबर पे आपका कौन सा एलिमेंट आता है, दैट इज द सोडियम। 11 नंबर पे जो एलिमेंट आता है बेटा आपका वो आता है सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद बेटा आपका आर्गन, क्लोरीन के बाद तो आपका कौन सा आता है, पोटेशियम आता है ना, क्लोरीन के बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आपका देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आपका आर्गन, सही तो था, हाँ सॉरी सॉरी, क्लोरीन के बाद आपका आर्गन, सॉरी आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। गेट इट, चलेगा। इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा एक बार करके देख लेते हैं। देखो देखो बेटा सोडियम की अगर मैं बात करती हूँ, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। मैग्नीशियम की कितनी होगी बेटा 282। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 283। बेटा सिलिकॉन की 284। फॉस्फोरस की बेटा कितनी होगी 285। सल्फर की बेटा 286। क्लोरीन की बेटा 287। आर्गन 288। पोटेशियम 2881। कैल्शियम 2882। This is the electronic configuration of all these 20 elements. ठीक है बेटा, अब एक बार इनकी वैलेंसी और देख लेते हैं, इनकी वैलेंसी क्या होगी। आई होप किसी को कोई डाउट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किसी को भी कोई भी डाउट क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलिए अब इन सब की वैलेंसी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। व्हाट आर द वैलेंसी। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन बेटा वैलेंसी 1 2 3 4। अब 4 से ज्यादा तो शेयर नहीं हो सकती, वापस घटेगी 3 2 1 0, फिर बढ़ेगी 1 और 2।
ठीक है बेटा, पहले 1 से 0 हुई, 0 से 4, 4 से वापस 1, 1 से बेटा वापस 4, 4 से वापस 0, 0 से वापस 4 जाएगी। इस तरीके से आपकी वैलेंसी होती है। पहले आपकी डिक्रीज करेगी, उसके बाद वैलेंसी आपकी इंक्रीज करेगी, फिर आपकी डिक्रीज करेगी, इस तरीके से। गॉट इट? सो चलिएगा, these are the 20 elements और इन 20 elements के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप लोगों के स्क्रीन पर है। अब आप मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाएंगे। मैं बात करूंगी आपकी ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप लोग करके दिखाएंगे। ग्रुप 18th ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, 18th ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। बेटा इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करनी है फटाफट से। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम दैट इज द 2। अब बेटा देखिए, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के जो हायर एलिमेंट्स है, अगर इनका एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता, तो देखिएगा एक ट्रिक है। मैं एक ट्रिक आप लोगों को बेटा बताती हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, सो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कुछ पीरियड्स में और कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। यानी कि इसके अंदर बेटा 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। देयर आर 7 पीरियड्स एंड द 18 ग्रुप्स। इज इट ओके? बेटा जो 7 पीरियड है, इन 7 पीरियड में कौन से पीरियड किस तरीके से बेटा देखो, एक थोड़ा सा मैं एक रफली आइडिया अगर आपको दूं लाइक दिस। आप सभी को पता है कुछ इस तरीके की हमारी पीरियोडिक टेबल होती है लाइक दिस। इस तरीके की बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल होती है कि नहीं? है? चलेगा बेटा, ये आपका एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक, ये आपका एफ। अब बेटा जो एस पी डी ब्लॉक है, इनको पीरियड्स में बांटा गया है लाइक दिस बेटा, इस तरीके से 7 पीरियड्स में। अब किस पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस चीज को देखेंगे। एक तरफ रखेंगे बेटा पीरियड्स और एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉट द इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नॉट द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको बंद कर दो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं बेटा, सबसे पहला फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ पीरियड। अब बेटा इस किस पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस। देखो बेटा, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन और एक इस कॉर्नर पे हीलियम। ठीक है बेटा, सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के अंदर भी बेटा 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड के अंदर बेटा 18, फिफ्थ पीरियड के अंदर भी बेटा 18, सिक्स्थ पीरियड के अंदर होते हैं 32 और सेवेंथ पीरियड बेटा इनकम्प्लीट पीरियड होता है 24 to 18 एलिमेंट्स। बेटा जो सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे कम एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं सबसे पहले पीरियड के अंदर, इस पीरियड को जाना जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से। दिस इज नोन एज द शॉर्टेस्ट पीरियड। बेटा देखिएगा, सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 6th पीरियड के अंदर, सो इस पीरियड को कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड।
दिस इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको बेटा लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, शॉर्टेस्ट पीरियड एंड द लॉन्गेस्ट पीरियड। गॉट इट। अब देखिए बेटा, ये जो 2, 8, 8, 18, 18, 32 है, दीज आर कॉल्ड एज द मैजिकल नंबर। बेटा इन नंबर को कहा जाता है मैजिकल नंबर। इन्हीं मैजिकल नंबर का हम यूज करेंगे हायर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को फाइंड करने में। देखो बेटा, जैसे हमने क्या बात की थी, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब देखो कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले तो हमें जरूरत है, हमें फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। अब देखो बेटा, हीलियम के 2 है बेटा। हीलियम आपका फर्स्ट ग्रुप में है और हीलियम के अंदर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। सो हमारा फर्स्ट ग्रुप तो कैंसिल, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है। अब देखो बेटे, यहाँ पे हम लोग 8 से ऐड करना शुरू करेंगे बेटा। 8 ऐड किया, नियोन का 10 आ गया। 10 में वापस से 8 ऐड किया, आर्गन का 18 आ गया। 18 में बेटा 18 ऐड किया, क्रिप्टॉन का 36 आ गया, 36। बेटा 36 में वापस से 18 ऐड किया, 54। 54 में बेटा हमने 32 ऐड किया तो 86 आ गया सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। अब करेंगे इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबका एटॉमिक नंबर हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले करेंगे हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2। नियॉन की बेटा 2, 8। आर्गन की बेटा 2, 8, 8। क्रिप्टॉन 2, 8, 18, 8। Xenon 2, 8, 18, 18, 8। Radon 2, 8, 18, 32, 18, 8। Are you getting my point or not? Clear है या नहीं? किसी को भी कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ पर? बेटा देखो, अब आप लोग कहोगे कि मैम हीलियम तक नॉर्मल है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन तक नॉर्मल है, बट जिनोन में और रेडोन में थोड़ी सी दिक्कत है। जिनोन और रेडोन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया है ना बेटा? देखो, तब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉलो करता है ऑक्टेट लॉ को। और ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप। 8 इलेक्ट्रॉन के एक ग्रुप को ऑक्टेट कहा जाता है। यानी कि बेटा इन सारे एलिमेंट्स के स्टेबल होने के लिए इनकी आउटर मोस्ट ऑक्टेट फुलफिल होनी चाहिए। सो बेटा हमें इन एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑक्टेट में, आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और इनको स्टेबल बनाना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन देम द 18, 18, 8। क्योंकि आप कहोगे मैम यहाँ पर तो 32 आ सकते थे। मैम यहाँ पर आपके 32 है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेटा आपका 32 है, तो एक्स्ट्रा शेल्स कहाँ से आए? इज इट ओके? सो बेटा जो सेल्स होती है, इन सेल्स के अंदर कुछ सब शेल्स पाई जाती है। ओके, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इज इट ओके और नॉट। फटाफट से आंसर करिएगा बेटा, क्लियर है या नहीं, जल्दी से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फटाफट से बता दीजिए बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलेगा, डन, बहुत खूब। एक सेकेंड बेटा।
चलेगा बेटा, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो लेट्स, ये हो गया बेटा आपका खत्म। अब यहाँ पे आपके किस तरह के क्वेश्चन आते देखिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। मान लीजिए बेटा आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली गई, सोडियम पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव O2, आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ के नियॉन की। इस तरीके से बेटा किसी भी आयनिक कंपाउंड की आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है। सो फटाफट से आंसर कर दीजिए बेटा चारों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। गिव द आंसर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द 4 एलिमेंट्स। डू इट, डू फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करिएगा, जल्दी से डू इट फास्ट क्विकली। चलिए डन, बहुत खूब बेटा। देखिएगा सोडियम के पास कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। 11 में से एक को डोनेट कर दिया तो 10 बच गए, यानी कि 2 8। एल्यूमिनियम के पास 13 थे बेटा, 13 में से 3 डोनेट कर दिए, कितने बच गए, 2 8 10। ऑक्सीजन के पास बेटा 8 थे, 2 को एक्सेप्ट कर लिया, कितने बच गए, 2 8। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, 2 8। अब एक चीज देखो, 4 एलिमेंट आप लोगों की स्क्रीन पे और चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। बेटा कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई है, देयर इज अ एलिमेंट x which have the electronic configuration of 2 tell me the which of the following is the element। आपसे पूछ दिया गया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2 8 है। अब देखो आपने देखा 2 8 कितने हो गया बेटा, 10, और 10 किसका होता है, 10 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नियोन का। नहीं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट भी तो किए हैं, 10 है, तो बेटा 10 में से 2 भी तो माइनस कर लो, 8 ही तो बचे। 8 का मतलब कौन होगा बेटा, ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली इट मे बी गिवन, आपको दे दिया हो x पॉजिटिव, आपको इज इट ओके, x पॉजिटिव में आपको 2 8 दे दिया, आपने देखा भाई 10 है, नियोन है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, एक डोनेट भी तो कर दिया है। सो कितनी हो गई बेटा, 2 8 10 प्लस 1 11। इस तरीके से बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं अगर मैं इस पोर्शन की बात आपकी करती हूँ। सो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पोर्शन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट जो है बेटा ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इट इज कंप्लीटेड। इज इट ओके? सो चलेगा बेटा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारा पार्ट खत्म है, सो नाउ लेट्स स्विच टू द हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग स्विच करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बेटा अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगी तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो हमने देखा था एक एटम है, एटम की न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा बेटा, एटम की ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा एक डेंस एरिया पाया जाता है। इसके चारों तरफ बेटा एक डेंस एरिया होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इसी एरिया को हम शेल कहते हैं, लाइक दिस बेटा, इस तरीके से। इसके बाद बेटा दूसरा एरिया होगा सिमिलरली इसकी तरफ डेंस, जिसको हम सेकंड शेल का नाम देते हैं, लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा। इसी तरीके से हमारी जो 4 शेल होंगे बेटा, देयर विल बी द formation of the 4 cell, like this। Getting my point? Like this। ठीक है बेटा,
अब बेटे जो ऑर्बिट शेल है, इस शेल के अंदर ऑर्बिट्स होती हैं। कितनी ऑर्बिट्स होती हैं अगर मैं बात करती हूँ बेटा, देयर आर द 4 ऑर्बिट्स। कितनी ऑर्बिट्स होती है बेटा, यहाँ पे हमें ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ना है। बेटा कितनी ऑर्बिट्स होती है, ऑर्बिट्स होती है 4। कौन कौन सी, एस, पी, डी एंड एफ। देयर आर 4 ऑर्बिट्स बेटा, यहाँ हमारे 4 ऑर्बिट्स पाई जाती हैं, एस, पी, डी, एफ। अब बेटा एक क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इन एनी outermost orbit, outermost orbit given by the formula। बेटा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है 2 into 2l plus 1। 2 into 2l plus 1 is the formula, this is the formula। Are you getting my point or not? अब बेटा इस फॉर्मूले में ये L क्या डिनोट करता है, अगर मैं इस L की बात करती हूँ, ये L डिनोट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। इज इट ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अभी जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है कैसे बेटा, देखो अगर हम बात करें, अब इस L की अगर हम बात करें बेटा, L जो है S के लिए 0 होता है, P शेल के लिए बेटा L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू बेटा 2 होती है, F के लिए बेटा L की वैल्यू 3 होती है। इज इट ओके, गॉट इट। अब बेटा इस वैल्यू को, L की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्बिट कितनी है हमारे पास, एसपीडीएफ 4, एस, पी, डी एंड एफ। फॉर्मूला 2 into 2l plus 1। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। गेटिंग माई पॉइंट, चलेगा। अब वैल्यू को पुट करेंगे, L की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर, देखो 2 into 2 multiply by 0 plus 1, यानी कि there will be the maximum 2 number of electrons। 2 into plus 2 बेटा मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डी की अगर हम बात करें बेटा, 2 into 2 into 2 2 into 2l plus 2। दैट विल बी द 10। एफ की अगर हम बात करेंगे बेटा, 2 into 3 plus 2, 1 sorry, this one will be the 1। so कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 18। 2, 6, 10 and 14 electrons, these are the maximum possible number of electrons in these 4 orbits SPDF। ठीक है बेटा, SPDF जो आपकी 4 ऑर्बिट है, इन 4 ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन है, दे आर द 2, 6, 10, 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेटा ऑफ-बाउ रूल को फॉलो किया जाता है। ऑफ-बाउ रूल क्या कहता है, देखो शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करूंगी किस तरीके से बेटा। देखिए बेटा, 1s, 2s,
2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4n, 5s, 5p, 5d, 5, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p और आपका 8s, लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। जैसे जैसे मैं एरो लगाऊंगी वैसे वैसे। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स, इसको चलेगा कोई बात नहीं, 1s में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी बेटा वो होगी 1s के अंदर। इसके बाद बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होगी वो होगी 2s के अंदर। ठीक है बेटा, देन 2p, 3s, 1s2, 2s2, 2p, 3s, 2p, 3s। ठीक है बेटा, 3p, 4s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 4s, 3d, 4p, 5s, सॉरी। ठीक है बेटा, 4d, 5p, 6s। Got it? 4f, 4f, 5d, 6p, 7s। 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ठीक है बेटा, दिस इज द सीक्वेंस विच इज ऑन योर स्क्रीन। बेटा ये सीक्वेंस है जो आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, उसके बाद 2s, 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, then 4p, then 5s, then 4d, then 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। अब बेटा देखो, s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, s में 2, p में 6, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4s2, 3d10, 4p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6s, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6 और 8s2। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी होती है। जैसे बेटा मैं बात करूंगी, 3 एग्जांपल ले लेते हैं, वही सोडियम वाला, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, जैसे हमने पहले लिया सोडियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। बेटा 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। देखो 2 2 4 2 6 10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद बेटा आपका क्या आएगा यहाँ पर, 3s2, 3p6, 3p1। इज इट ओके? चले, ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2,
1:2:2p4. ठीक है बेटा, this is the electronic configuration of oxygen. Are you getting my point or not? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर बताने होते हैं. चलिए अब एक बार फर्स्ट 10 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. अगेन फर्स्ट 10 एलिमेंट, बेटा पहले 10 एलिमेंट का what are the first 10 elements? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है बेटा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब की हाइब्रिडाइजेशन करके लिखेंगे. हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1. ठीक है बेटा, 1s2 2s2 1s2 2s3. चलेगा, पहले 5 मैंने कर दिए बेटा, अगले 5 आप करोगे. नेक्स्ट 5 विल बी योर्स. जल्दी से कर दीजिए. देखो कार्बन की अगर हम बात करते हैं 1s2 2s2, बेटा देखो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1. So 1s2 2s2 2p2. Got it? Nitrogen 1s2 2s2 2p3. 1s2 2s2 2p4. 1s2 2s2 2p. जल्दी से 1s2 2s2 2p कितने होंगे बेटा? फ्लोरीन की अगर हम बात करें 5, नियोन की अगर बात की जाए सो 1s2 2s2 2p6. क्लियर है या नहीं? अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं. हीलियम और नियोन. गॉट इट बेटा? ये कुछ साइंस के ऐसे पोर्शन हैं जिन पोर्शन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से स्टैटिक पार्ट है. आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे एंड यू कैन इजीली गिव द आंसर. थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही आप यहाँ पर इजीली आंसर कर सकते हैं. वेरी वेरी इजी, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं. इफ आई एम सेइंग, चलिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दीज टू हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलिए, इसी के साथ करेंगे हम लोग नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स को. फटाफट कर दीजिए नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं. जल्दी से नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स. ओके, डन. चलो, बेटा नेक्स्ट करेंगे हम लोग. चलो, नेक्स्ट 11 to 20 हमें कवर करने. नेक्स्ट 11 to 20. अगर मैं 11 to 20 की बात करूंगी बेटा, सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन नहीं, क्लोरीन के बाद आपका आर्गन आएगा। देयर विल बी द आर्गन। आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब सोडियम की अगर हम बात करें 281, है ना, सॉरी 281, तो वो तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी बेटा। अब तो हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग द हाइब्रिडाइजेशन। चलेगा, देखिएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है बेटा, अब देखिए 1s2, 2s2, 2p6, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 था और नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, 2s2, 2p6। बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों इक्वल है, सो मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुट कर सकती हूँ क्या, लाइक दिस, नियोन 3s1। बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगी, मैग्नीशियम का क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होगी। कैसे, नियोन ले लेते। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी बेटा, बार बार ना लिख के सीधा नियोन 3s2। गॉट इट, नियोन 3s2, 3p6, है ना, 3s2, 3p1, नियोन 3s2, 3p2। फॉस्फोरस बेटा, नियोन 3s2, 3p3। सल्फर बेटा, नियोन 3s2, 3p3। बेटा क्लोरीन, नियोन 3s2, 3p4। आर्गन बेटा देखो, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन कर देंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। Is it okay? 3p6। चलेगा, डन। आर्गन की हो गई ना स्टेबल, हाँ, आर्गन की हो गई स्टेबल। दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आर्गन। चलिए, अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और 3p6 के बाद क्या आया था, 3p के बाद आता है 3d। 3p के बाद हमारा क्या आया था, देख लेते हैं। 3p के बाद हमारा आया था 3d। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम चलेंगे, देखो, लेट मी शो यू बेटा। 3p, ओके, 3p के बाद आता है 4s, देन आपका 3d। 3p के बाद आपका आता है बेटा 4s एंड देन 3d। देखिए 3p6, 4s, चलेगा 4s1,
गॉट इट। अब बेटा इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं इसको सीधा लिख देती हूँ आर्गन के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और 4s1। कैल्शियम को बेटा मैं सीधा लिख दूंगी आर्गन के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और 4s2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी से बता दीजिएगा बेटा, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फटाफट से बता दीजिएगा। क्लियर है? चलेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट, जो हमारे पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलर बेटा एक ग्रुप की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए फटाफट। अगर मैं बात करूं 18th ग्रुप की, जल्दी से 18th ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। 18th ग्रुप एलिमेंट है ना। चलिए ग्रुप वगैरह की अब तो आप कर लोगे आई होप। 18th ग्रुप की छोड़िए, आई थिंक अगर आपका क्लियर है तो यू विल बी डूइंग 18th ग्रुप का। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, यू हैव टू डू विद फ्रॉम योर होम। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ, उसका आपको आंसर करना होगा। जैसे Na पॉजिटिव बेटा आपको, सिमिलर फिर से Al3 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन, O2 नेगेटिव की आपको हाइब्रिडेशन और नियॉन की हाइब्रिडाइजेशन। चारों की एलिमेंट की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, जल्दी से बता दीजिएगा क्विक, फटाफट से बता दीजिए बेटा। चारों एलिमेंट आप लोगों के स्क्रीन पर है और चारों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता दीजिए। जल्दी से बताइए बेटा। गुड, चलेगा। हो रहा है या नहीं हो रहा? जल्दी कमेंट करेगा बेटा। देखो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल खेलना होता है। देखो हम एग्जाम में हम लोग अपीयर होते हैं, एग्जाम में हम सब लोग बैठते हैं, बट एग्जाम में बाजी कौन मारता है बेटा? एग्जाम में बाजी वो कैंडिडेट मारता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। बेटा साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग के साथ साथ जनरल स्टडीज की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, आपका स्टैटिक पार्ट होता है। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपका 10th बेस का यहाँ पर आपका सारा पूछा जाता है, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका नहीं पढ़ा हुआ। सो बी अवेयर बेटा, जितने भी आपको स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है हर सब्जेक्ट के साथ। बेटा देखिए चलते आते हैं अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन पे। सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 10 बचे बेटा। 1s2, 2s2, 2p6। सेम एल्यूमिनियम के पास 13, तीन डोनेट कर दिए तो कितने बच गया बेटा? 1s2, 2s2, 2p6। ऑक्सीजन के पास बेटा 6 थे, सॉरी 8 थे और इसने 2 को एक्सेप्ट कर लिया। इट इज हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 को एक्सेप्ट कर लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2, 2s2, 2p6। बेटा न्यून की अगर मैं बात करती हूँ, न्यून आपका 10, 1s2, 2s2, 2p6। Is it okay? So this is the electronic configuration which is on your screen. गेटिंग माई पॉइंट और नोट? जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। सो इस तरीके से बेटा आपका, अगर मैं बात करती हूँ किसकी हाइब्रिडाइजेशन की, अगर मैं बात करती हूँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आपका इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। गॉट इट। अब देखो, अब आप लोगों को मैं एक चीज बेटा देखो, केमिस्ट्री का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। वी हैव डन दैट टॉपिक, वी हैव डन विद दिस टॉपिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इज इट ओके? अब अगर मैं बात करती हूँ बेटा, नेक्स्ट सेशन आपका होगा रेडियो एक्टिविटी का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करती हूँ रेडियो एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा, आपको वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट्स भी और टॉपिक्स भी वेटेज के अकॉर्डिंग उठाने पड़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी के बाद बेटा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपका आफ्टर रेडियो एक्टिविटी, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है बेटा वो रहता है एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट,
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बट बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आपके आते हैं? अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ, बेटा इस चैप्टर से हमेशा आपके डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हमारी दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या रहती है बेटा, उसी दिनचर्या पर बेस्ड आपके क्वेश्चन रहते हैं, डे टू डे लाइफ को बेसिस। कैसे बेटा? मान लीजिए हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, तो किस तरह के पॉलीमर से बेटा हमारे कपड़े बने हैं? अब कपड़े हम लोग पहन रहे हैं तो कपड़े बेटा आपके गंदे भी होंगे, गंदे होंगे तो धुलेंगे भी, और धुलेंगे तो हमें वॉशिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी, निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। सो कपड़े को जरूरत पड़ेगी। सो अब अगर हमें साबुन की जरूरत है, तो साबुन क्या है भाई? केमिकल नेम क्या होता है? सोडे का, कास्टिक सोडे का केमिकल नेम क्या होता है? अगर मैं वॉशिंग पाउडर की बात करती हूँ, किस चीज से बनाया जाता है? साबुन किस चीज से बनते हैं? सोप किस चीज से बनते हैं बेटा? देखो, रेडियो एक्टिविटी के बाद बेटा आपका एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, पीरियोडिक टेबल। इसी के साथ में लिख देती हूँ पीरियोडिक टेबल, वन ऑफ द, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे, यहाँ नहीं, सीक्वेंस से ही चलने देते हैं बेटा। एसिड बेस एंड सोल्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया, वो आया पॉलीमर। ठीक है बेटा, डेली लाइफ बेस्ड, जो हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं। पॉलिथीन हो गया बेटा, प्लास्टिक हो गया, इतने सारे पॉलीमर डे बाय डे हम दिन प्रतिदिन अपने यूज में लेते हैं और हम लोग यूज करते हैं, है ना बेटा? करते हैं कि नहीं करते? जल्दी बताओ। बिल्कुल करते हैं बेटा। इवन ये बॉटल मेरे हाथ में है, ये भी एक पॉलीमर है। पेन मेरे हाथ में है, पेन भी एक पॉलीमर है। मोबाइल फोन मेरे हाथ में है बेटा, मोबाइल फोन भी किसी ना किसी पॉलीमर से मिलकर बना है। गॉट इट? चलेगा। पॉलीमर के बाद बेटा आपका आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बेटा, पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, और मेटलॉइड्स। मोबाइल फोन भी हमारा डिस्चार्ज होने वाला है भाई। मेटलॉइड्स, इज इट ओके? गॉट इट? पीरियोडिक टेबल में बेटा आपका मेटल्स की मैं बात करूं, नॉन मेटल्स की मैं बात करूं, मेटलॉइड्स की अगर मैं बात करती हूँ। इसके अलावा अगर मैं टॉपिक की बात करूंगी बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो टॉपिक हमारा होगा, टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा बेटा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इज इट ओके? बेटा मैं बात करूंगी फ्यूल की, मैं बात करूंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, है ना? मैं बात करूंगी इकोलॉजी की, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी। बेटा बहुत सारा आपका मेजर पोर्शन होता है, और ये बहुत सारा ही है बेटा। बस इतना सा टॉपिक है, लिमिटेड टॉपिक। बशर्ते आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। किसी भी इंसान को परफेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस बना सकते हैं बेटा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर chemistry and we have done with the atomic structure। बेटा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन हमने दोनों पार्ट कर लिए। अब बचे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हम करते रहते हैं। सो अब आप लोगों को खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप खुद से क्वेश्चन, जितने ज्यादा आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी द वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। चलेगा बेटा? सो इस सेशन को हम लोग यही एंड करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी नए स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं बेटा, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ, सेशन कैसा लगा ये कमेंट करना मत भूलिएगा। इज इट यूजफुल और नॉट? फटाफट से बेटा कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे। सो यू हैव टू बी परफेक्ट। आपको क्या बनना है बेटा? आपको परफेक्ट बनना है। और अगर आपको परफेक्ट बनना है, सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी ने कहा है,
करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बेटा देखो, जिस तरीके से एक हम कह सकते हैं बेटा, एक मुलायम सी रस्सी कठोर से पत्थर पर अगर वो बार बार पड़ती है तो उस कठोर से पत्थर पर बेटा निशान बना देती है। वो तो मुलायम सी रस्सी है बेटा, तो हम तो है क्या चीज? हम तो मनुष्य है, हमारे पास भगवान ने एक ब्रेन दिया है, हमें हाथ पैर दिए हैं सही सलामत काम करने के लिए, ब्रेन हमें दिया है सोचने के लिए। सो बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा निखरते चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई तब एक जौहरी हीरे को चमकाता है, हीरे को तराशता है, तो जितना हीरे पे चोट पड़ती है हीरा उतना चमकता है। सो जितनी चोट आपके ऊपर पड़ेगी, जितनी रगड़ आपके ऊपर लगेगी, उतनी ज्यादा आप चमकते चले जाओगे, उतने कठोर और उतने मजबूत आप अंदर से बनते चले जाओगे। सो अपने आप को अगर मजबूत बनाना है, अपने आप को अगर कठोर बनाना है, तो बेटा प्रैक्टिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। प्रैक्टिस और गुड बुक्स, अच्छी बुक्स लीजिए, अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू करिए, और उनके साथ साथ बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाना शुरू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए, एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज करना शुरू करिए। दैट विल बी द बेस्ट पार्ट फॉर यू, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट फॉर यू। मैंने क्या कहा है बेटा, ये आप लोगों के लिए बेस्ट पार्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी से बेटा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो लेट्स एंड द सेशन। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन। मिलते हैं बेटा कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।